आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले रेजिस्टेंसेस के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है और लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक इमेजिनरी पार्ट था। जहाँ तक बात करें हम ईएमएफ इक्वेशन की, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड ट्रांसफार्मर पड़ा है वो हमारे ज़्यादा काम आता नहीं है, वो एक फिक्शियस वैल्यू थी, उसके बारे में हमने जाना था। लेकिन आज से जो इस वीडियो लेक्चर के बाद में जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सारे ही इम्पोर्टेंट होंगे ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी से मोस्ट जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अब आने वाले वीडियोस के अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस की कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है जो, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, मतलब कि जो वाइंडिंग होती है वो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस लेस होती है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। उसी रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे करंट को अपोज करता है, करंट को जाने से रोकता है। इसका मतलब फ्लक्स कम जनरेट होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर रुकावट आती है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर इस वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से। जैसा कि यहाँ पर हम इसी की वजह से एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो पाती है। तो इसको हम देखते हैं कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो ये एक हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर था जिसके अंदर यहाँ पर जो कॉइल्स होती थी वो इस तरीके से होती थी, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस इनके वाइंडिंग्स में ज़रूर होता है। उस रेजिस्टेंस को इस सर्किट डायग्राम में शो करने के लिए हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाना होगा। ये हमने रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो R1 हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 हो गया। ये हमारे रेजिस्टेंसेज हो गए। ठीक बात है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि प्राइमरी में तो जो वोल्टेज होता है वो V1 होता है, जो ईएमएफ होता है वो E2 होता है, E1 होता है, जो सेकेंडरी का ईएमएफ होता है वो E2 होता है, और जो सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज होता है वो V2 होता है। तो ये हमारी वाइंडिंग रेजिस्टेंस की थ्योरी हो गई। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे लीकेज रिएक्टेंस की, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये बिल्कुल ही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखिए, लीकेज रिएक्टेंस की बात करता हूँ मैं। लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस देखिए, देखिए हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर था। ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर था जिसके अंदर ना तो कोई रेजिस्टेंस था ना ही कोई रिएक्टेंस था। यहाँ पर ये टोटली लॉसेस से फ्री था, इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता था। लेकिन अब इसके अंदर जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा कोर है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग सोर्स था उससे जो करंट पास हुआ वो इस प्राइमरी के अंदर लिंक हुआ, इसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट हुआ, उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट हुआ। वही फ्लक्स पूरा का पूरा इसके अंदर लिंक होता था और उसकी वजह से एक और ईएमएफ जनरेट होता था। ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर होता था। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो कोर की जो परमिएबिलिटी है ये भी पूरी 100% नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम जोड़ते हैं, जैसे कोई ऑयल हुआ या फिर एयर हुए, तो
तो एयर और ऑयल की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो उनकी भी कुछ परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हुआ, ये एक तो ये फ्लक्स जनरेट हुआ और एक और फ्लक्स जनरेट होता है। वो फ्लक्स क्यों जनरेट होता है? क्योंकि वहां पर भी कुछ परमेबिलिटी होती है। मान लीजिए इस एयर की कुछ परमेबिलिटी है, तो यहाँ पर भी एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर भी एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब इस फ्लक्स की वजह से ये यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स होता है, यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा इस फ्लक्स की वजह से। इस फ्लक्स को हम नाम देते हैं फाई L1। इसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसको हम नाम देंगे EL1। जैसा कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा फाई L2 और उसी की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा EL2। देखिए, ये जो मेन फ्लक्स है, ये तो अपना मेन फ्लक्स है, इसको हम नाम देते हैं फाई एम। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये ऐसा ही रहेगा। इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है E1 एंड E2। E1 तो होगा प्राइमरी में, E2 होगा सेकेंडरी में। लेकिन फाई L1 और फाई L1 की वजह से जनरेट होने वाला EL1, फाई L2 की वजह से जनरेट होने वाला EL2 इस E1 और E2 से अलग होते हैं। ये तो हमारा मेन फ्लक्स की वजह से जनरेट होने वाला ईएमएफ है, जबकि ये EL1 और EL2 हमारे सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स की वजह से जनरेट होने वाले ईएमएफ हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर सब कुछ एक साथ लिंक नहीं होता है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुआ वो पूरा का पूरा लिंक नहीं होता है, कुछ फ्लक्स यहाँ पर लीक हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ फ्लक्स लीक हो रहा है दूसरे की परमेबिलिटी की वजह से। मतलब कि एयर की परमेबिलिटी हो सकती है, ऑयल की परमेबिलिटी हो सकती है, फिर कोई भी इंसुलेशन मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी परमेबिलिटी की वजह से जो भी फ्लक्स लीक हो रहा है उसको हम शो करेंगे लीकेज रिएक्टेंस के थ्रू। क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसको दिखाया नहीं जा सकता। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम एक रिएक्टेंस के थ्रू शो कर देंगे। यहाँ पर जब सर्किट डायग्राम होगा तो उसके अंदर हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के जैसे शो कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई है ये वाली? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं इसको सर्किट में शो करने की ट्राई करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप बना लेंगे सिंपल ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लीकेज रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लीकेज रिएक्टेंस को ही शो करेंगे। तो देखिए, ये मेरा रिएक्टेंस हो गया। ये मेरा एक फिक्शियस क्वांटिटी है, मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। लेकिन रियल में जो बात होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि रियल में इस तरीके का कॉन्सेप्ट काम में आता है। यहाँ पर जो भी है इसको मैं शो कर दूंगा X1 और X2 से। अब ये आगे काम आएगा हमारे जब हम पढ़ेंगे ऑन लोड ट्रांसफार्मर, मतलब लोड होते हुए जैसा ट्रांसफार्मर काम करता है उसी के अंदर ये और ये काम आएगा, और वही हमारा मेजर पार्ट है और वही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि रेफरिंग किस तरीके से की जाती है प्राइमरी को सेकेंडरी में या सेकेंडरी को प्राइमरी में, और उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इसके अंदर अभी मैंने लॉसेस को ज्वाइन नहीं कराया है, मतलब कोर लॉसेस को ज्वाइन नहीं कराया है। यहाँ पर मैं सिंपल आपको समझाने के लिए सर्किट को बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ, वो हम समझेंगे ऑन लोड ट्रांसफार्मर के अंदर डिटेल में। देखिए, जो R1 है वो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, जो R2 है वो सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, X1 हमारा लीकेज रिएक्टेंस हो गया प्राइमरी का, ये हमारा सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस हो गया। अब मैं इस वाले सर्किट को इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे हमको ये पता लगेगा कि मान लीजिए हमने R2 को भी इधर ट्रांसफर कर लिया और X2 को भी इधर ट्रांसफर कर लिया। तो सबसे पहले हम अलग अलग देखते हैं इन दोनों को ही। मान लीजिए मैंने R1 और R2 ट्रांसफर कर लिया, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, बाकी ऐसा होगा नहीं। ये हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ट्रांसफर कर लें या कुछ भी।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा का ऐसा ही सर्किट रहता है। सिर्फ और सिर्फ बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। इस R2 को अगर मैं प्राइमरी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका नाम दे दूंगा मैं R2 डैश। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट हो गया है। अब जो करंट फ्लो होगा, जो इसका जो करंट फ्लो है उसको भी मैं नाम दे दूंगा I2 डैश। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, अब यहाँ पर जो I2 करंट है, जो I2 करंट है और जो I2 डैश करंट है, वो दोनों का इफेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो पावर होगी वही पावर इधर भी होनी चाहिए, यहाँ पर जो पावर होगी वही पावर इधर भी होनी चाहिए, क्योंकि पावर का लॉस नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सिंपल कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पावर तो सेम ही रहनी चाहिए। अब देखिए, पावर सेम रहनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि जो I2 स्क्वायर R2 था, I2 स्क्वायर R2 था, वैसा का वैसा ही इफेक्ट इसकी वजह से होना चाहिए। तो I2 डैश का स्क्वायर मतलब I2 स्क्वायर डैश और R2 डैश, ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए। यहाँ से हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, R2 डैश इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन I2 डैश का स्क्वायर। यहाँ तक कि क्लियर है आपको बात? इससे आगे और लिखूं तो देखिए, R2 डैश इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I2 डैश होल स्क्वायर R2, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद हमको पता है कि जो प्राइमरी के टर्न्स हैं वो होंगे T1 और जो सेकेंडरी के टर्न्स हैं वो होंगे T2। तो जैसा कि हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से पढ़कर आ चुके हैं, तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि ध्यान देना, I2 T2 इज इक्वल्स टू I2 डैश T1। देखिए, I2 डैश तो ये वाला हो गया, इधर वाला, और I2 T2 हो गए सेकेंडरी के, और I2 डैश और T1 हो गए प्राइमरी के। दोनों का इफेक्ट सेम होगा। यहीं से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं, I2 अपॉन I2 डैश इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब जैसा कि हमारी पहले वाली इक्वेशन थी I2 अपॉन I2 डैश, इसी के अंदर हम पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू को T1 अपॉन T2 को। तो हमारा जो R2 डैश है वो हो जाएगा T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर R2। T1 अपॉन T2 हम जानते हैं कि A होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी से हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे E स्क्वायर R2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें आगे काम आएगी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस के अंदर हो गया कि जब रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दिया गया तो वहाँ पर किस तरीके की बातें सामने आई। देखिए, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रख सकते हैं कि जो R2 डैश है ये रेफरिंग क्वांटिटी है जिसको हमने सेकेंडरी से प्राइमरी में रेफर किया है, और ये हमारा पहले से क्वांटिटी है जो हमारी सेकेंडरी का रेजिस्टेंस था। तो सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से इनटू कर दिया जाए तो उसको प्राइमरी में रेफर किया जा सकता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ऐसा ही हम बात है आगे रिएक्टेंस और रिएक्टेंस में बात करेंगे। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ रिएक्टेंस की। तो अगर फॉर रिएक्टेंस हम देखें तो देखिए, रिएक्टेंस में हमको पता है कि X2 जो है वो तो क्वांटिटी हो गई सेकेंडरी की, X2 डैश हो गया, वो हो गया सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सेम वोल्ट एम्पियर्स अब्जॉर्ब होने चाहिए। जैसा कि रेजिस्टेंस में सेम पावर कंज्यूम हो रही थी, यहाँ पर सेम वोल्ट एम्पियर्स अब्जॉर्ब होने चाहिए। अब देखिए, वोल्ट एम्पियर्स किस तरीके से शो होते हैं वो हम पहले भी समझ चुके हैं कि VI साइन अल्फा साइन फाई इससे शो होते हैं, और जबकि जो हमारे लॉसेस वगैरह थे वो हमारे कॉस फाई से शो कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर हम आगे समझते हैं कि जो वोल्टेज है उसको तो हम शो करते हैं I इंटू जेड इम्पिडेंस, फिर उसके बाद I एज इट इज, और जो साइन अल्फा है उसको हम शो करते हैं X अपॉन जेड से, और अगर कॉस अल्फा होता तो हम उसको R अपॉन जेड से शो कर देते हैं। यहाँ पर इसको साइन अल्फा को X अपॉन जेड से, ये हम फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं।
तो इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटीज़ को कैंसिल आउट करने के बाद हमको जो क्वांटिटी मिली वो मिली आई स्क्वायर एक्स, ये हमारा वोल्ट एम्पियर्स हो गए। तो देखिए ये वोल्ट एम्पियर्स जो हैं ये हमारे सेम होने चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी में जो ये होंगे, ये नहीं, सेकेंडरी में जो ये होंगे वो होंगे आई टू स्क्वायर एक्स टू बराबर, और रेफरिंग प्राइमरी की तरफ अगर रेफर करने के बाद हम देखें तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आई टू डैश का होल स्क्वायर एक्स टू डैश। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल बात है। इसी से हम आगे इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई टू अपॉन आई टू डैश होल स्क्वायर एक्स टू। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये आई टू अपॉन आई टू डैश ही टी वन अपॉन टी टू होता है, और वही ए स्क्वायर होता है, मतलब ए होता है। इसी को हम एक से डिनोट कर सकते हैं। देखिए आई टू अपॉन आई टू डैश इज इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर हम इसको टी वन अपॉन टी टू से रिप्लेस करके और फिर ए से रिप्लेस करके डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेकेंडरी वाली क्वांटिटी को ए स्क्वायर से इंटू कर दिया जाए तो उसको प्राइमरी में आसानी से रेफर किया जा सकता है। यही हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए, मैं आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं प्राइमरी और सेकेंडरी को रेफर करने के बाद, तो वो RE1 से शो किया जाता है। R1 तो हो गया प्राइमरी का जो ओरिजिनल है, और ये ए स्क्वायर R2 ये हो गया प्राइमरी का ही है, लेकिन वो रेफर किया गया है सेकेंडरी से, वो वाली क्वांटिटी है। उसी तरीके से X1 तो हो गया प्राइमरी का, और जो हमने ट्रांसफ़र करा सेकेंडरी से उसकी क्वांटिटी ये हो गई जो हमने यहाँ पर अभी रिजल्ट में लिया है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब देखिए, इन दोनों को कलेक्टिवली RE1 को और XE1 को कलेक्टिवली हम शो करेंगे ZE1 से, ठीक है। और इसी को हम अगर इसकी भी हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी की, देखिए Z क्या होता है, ये हमारा R हो गया, ये हमारा X हो गया। R1 और X1 इन दोनों को कलेक्टिवली हम Z से शो करते हैं, ये हमारा Z1 हो गया। उसी तरीके से सेकेंडरी की हम बात करें तो R2 और X2 को कलेक्टिवली Z2 से शो कर दिया जाता है। और Z1 अगर मैं उस Z2 को प्राइमरी में रेफर करूं, यहाँ पर मेरा ये Z1 हो गया, ये मेरा Z1 हो गया पूरा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये Z2 को लाऊं सेकेंडरी से, तो ये मेरा Z2 हो गया। इन दोनों को कलेक्टिवली, और ये Z2 डैश हो गया एक्चुअली। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम जैसे कि हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया है उसी तरीके से यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि ए स्क्वायर Z2 लिख सकता हूँ। इसको समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर ये देखिए Z1 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर Z2, ये मेरी क्वांटिटी हो गई है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि RE1 का स्क्वायर प्लस XE1 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो ZE1 है वो इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन ही तो है। तो यहाँ पर अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये रियल क्वांटिटी हो गई और ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया।